भोपाल को हिफिजा। वही पुराना 2 मंजिला घर। बारिश की ठंडी रात, हवा में मिट्टी की गंध और दीवारों पर उग आए फफूंद के निशान। रिया और आदित्य इस घर में आए थे मुश्किल से 2 हफ्ते पहले। उन्हें चेतावनी दी गई थी, नीचे का कमरा बंद है, उसे मत खोलना। रिया ने हंसकर कहा था, अरे शायद स्टोर रूम होगा। पर उसे नहीं पता था, वो स्टोर रूम नहीं, एक कहानी का अंत था, जो अब फिर से शुरू होने वाला था। पहले 3 दिन तो सब सामान्य रहा, पर चौथे दिन रिया को नींद नहीं आई। रात के करीब 2:45 पर उसे लगा जैसे नीचे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे उसने कदमों की आवाज सुनी, फिर किसी के गुनगुनाने की, माँ, मैं अब ठीक हूं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका। नीचे के कमरे में हल्की रोशनी थी और कुर्सी पर कोई बैठा था। एक लड़की सफेद सूट में, लंबे खुले बाल, पीठ रिया की तरफ। रिया ने झटके से पर्दे गिरा दिए। सुबह जब आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, रिया ने बस इतना कहा, हमें वो कमरा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा। आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि नीचे कोई है। उसने दिन में जाकर देखा, कमरा बंद था, ताला जंग लगा हुआ। वो बोला, देखा, सब वहम है। पर उसी रात करीब 3 बजे ताला अपने आप खुलने की आवाज आई। कच कच। तब रिया और आदित्य ने डरते हुए नीचे झांका। दरवाजा अब खुला था। अंदर से हल्की अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी और हवा में वही जानी पहचानी आवाज, माँ, मैं अब ठीक हूं। आदित्य ने टॉर्च उठाई और अंदर कदम रखा। कमरा खाली था, बस दीवार पर एक नया लिखा हुआ वाक्य, फिर कोई आया है। रिया चीख पड़ी। उस रात रिया को नींद नहीं आई। लगातार सपनों में वो लड़की दिखती रही, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई और फुसफुसाती, कुर्सी खाली नहीं है। सुबह जब रिया बाथरूम में आईना देखने गई तो उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने छुआ हो। आदित्य ने उसे समझाया, शायद नींद में खुद ही खरोंच लगी होगी, पर वो नहीं जानता था। हर रात कमरे से अगरबत्ती की खुशबू तेज होती जा रही थी और रिया के चेहरे पर धीरे धीरे वही मुस्कान आने लगी थी जो रूही की थी। अब रिया अक्सर अकेले उस कमरे में बैठने लगी। कभी खाली कुर्सी से बातें करती, कभी दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखती। एक दिन आदित्य ने देखा, रिया वही शब्द दोहरा रही थी, माँ, देखो, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसके सामने कुर्सी पर कुछ नहीं था, लेकिन कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। आदित्य ने डरते हुए उसे खींचा। रिया, चलो यहां से। रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। धीरे से बोली, मैं रिया नहीं हूं। और फिर ठंडी हवा का झोंका कमरे से निकला। अगरबत्ती अपने आप जल गई। आदित्य अब पूरी तरह डर चुका था। उसने घर छोड़ने की ठानी। सामान समेटते वक्त उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी, पर ऊपर लिखा था, अंशुमान 2017। डरते हुए उसने पढ़ना शुरू किया। रूही अब पहले जैसी नहीं रही। वो कहती है, माँ उससे बात करती हैं। वो कुर्सी खाली नहीं रहती। मैंने खुद महसूस किया है, वहां कोई है। अगर मैं चला गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो कहती है, तुमने वादा किया था। और आखिरी पन्ने पर स्याही से टपकते शब्द थे,
अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो उस कमरे की कुर्सी मत छूना। आदित्य ने किताब गिरा दी। कमरे के दरवाजे के पीछे अब कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा। रिया खड़ी थी, पर चेहरा रूही का था। वही सफेद सूट, वही बाल, वही ठंडी नजर। वो बोली, तुमने उसकी डायरी पढ़ ली। अब तुम भी जानते हो। वो वादा तोड़कर गया था। अब मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। आदित्य पीछे हटने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुर्सी हिलने लगी, अगरबत्ती की खुशबू दमघोंटू हो गई। दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। अब ये कमरा रिया का नहीं, रूही का है। और उसी पल रिया की देह जमीन पर गिर गई। आंखें खुली रह गईं। मुस्कान वही थी। 1 साल बाद वो घर अब फिर से किराए पर है। नई औरत आई है, मिस अंजलि नाम की। उसे बताया गया, नीचे का कमरा बंद है, मत खोलना। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ मैंने सुना है, यहाँ किसी रूही की कहानी थी। रात के 3 बजे नीचे से किसी के बात करने की आवाज आई। माँ, देखो वो फिर आ गई। कहते हैं कुछ आत्माएं घरों में नहीं, यादों में बसती हैं। और जब कोई नई आत्मा वहां आती है तो वो खाली जगह भर देती है। रूही का कमरा अब एक कमरा नहीं, एक रूह की पनाहगाह बन चुका है, जहां हर नई जिंदगी पुराने वादे की कीमत चुकाती है। अगर कभी भोपाल के कोहफिजा इलाके में किसी घर से रात को अगरबत्ती की महक आए तो पास मत जाना, क्योंकि वहां कोई अब भी बैठा है, कुर्सी पर मुस्कुराते हुए, और फुसफुसाता है, माँ देखो, एक नया मेहमान आया है।